हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपसे बात करेंगे पहले तो विद्युत ध्रुवण के बारे में, फिर बात करेंगे विद्युत प्रवृत्ति के बारे में। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कल का लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या बताया था। कल हमने ये बताया था जब हम किसी चालक पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, बाह्य वैद्युत क्षेत्र हमने E0 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, जब हम चालक पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो चालक के अंदर ये चालक है, ठीक है, चालक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो मिलती है। चालक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलती है? जीरो मिलती है। और हमने ये बताया था कि जब हम परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं मिलती है। ठीक है, और इसके बाद हमने परावैद्युत पदार्थ की प्रॉपर्टी बताई थी कि परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता है लेकिन परावैद्युत पदार्थ से धारा का प्रवाह नहीं होता। इस बात को फिर से समझो, परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न हो जाता है लेकिन उससे कोई धारा का प्रवाह नहीं होता। कौन सी धारा? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परावैद्युत पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमने कल ये बताया था जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? पहला बताया था ध्रुवीय और दूसरा बताया था अध्रुवीय। ठीक है, जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होता है, कौन सा? ध्रुवीय वाला। ध्रुवीय वाले में क्या होता है? पहले हम ध्रुवीय वाले को देख लेंगे, इसके बाद हम फिर अध्रुवीय वाले को भी बता देंगे लेकर के। ठीक है, ध्रुवीय वाले में ये होता था, इसमें बहुत सारे अणु होते थे। अच्छा, एक बात समझो, जो कोई भी पदार्थ होता है बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है। अच्छा, जो अणु होता है उसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों होता है। तो जो ध्रुवीय प्रकार का परावैद्युत होता है उसके अणु में धन आवेश का प्रभावी केंद्र और ऋण आवेश का प्रभावी केंद्र, या हम आवेश केंद्र भी बोल सकते हैं, धनावेश का आवेश केंद्र और ऋण आवेश का आवेश केंद्र एक दूसरे से अल्प दूरी पर होता है। इसको कल हमने बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझा था। ठीक है, तो हम अभी बना देते हैं, ऐसे अणु बना देते हैं। जिसने कल का वीडियो देखा होगा वो समझ गया होगा क्या हो रहा है ये। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया था, इसमें ऐसे अणु होते हैं जिनके प्रभावी केंद्र आवेशों के एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। ठीक है, एक का धन यहाँ है, एक का ऋण यहाँ है, किसी में ऋण यहाँ है, किसी में धन यहाँ है, किसी में ऐसा है, किसी में इस प्रकार से है। ठीक है, तो क्या होता है कि आप देख रहे होंगे कि जो अणु है वो अनियमित रूप से डिस्ट्रीब्यूट हैं या अनियमित रूप से वितरित हैं पूरे में। ठीक है, अच्छा, एक बात हमने और समझी थी क्या, कि जब भी कोई एक विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो वहां पे एक विद्युत द्विध्रुव की रचना हो जाती है जिसके द्वारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, और इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें ऋण आवेश से धन आवेश की ओर यहाँ होगी, इसमें ऋण से धन यहाँ होगी, इसमें ऋण से धन यहाँ होगी, इसमें ऋण से धन यहाँ, इसमें ऋण से धन यहाँ। इस प्रकार से ये सभी दिशाएं हैं किसकी? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे अणु हैं, तो बहुत सारे अणुओं की अलग अलग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी। अच्छा, अलग अलग एक एक अणुओं की तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी, लेकिन जब हम इसका पूरा नेट निकालेंगे, नेट पूरे परावैद्युत पदार्थ के लिए हम जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे वो जीरो आता है। क्या? जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण आता है वो जीरो आता है। इसको हमने कल समझा था। ठीक है, तो ये जीरो हो गया। अब क्या करना होता है हमको, यदि इस परावैद्युत पदार्थ को हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, यदि हमारा कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र E0 है, पूरे में एक समान रूप से है बाह्य वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, अब इसको क्या कर रहे हैं हम, परावैद्युत पदार्थ को इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दे रहे हैं। ठीक है भैया, रख दिया हमने इसको यहाँ पे। ठीक है, रख दिया। अब क्या होगा, हम जानते हैं कि जो धनावेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर गतिमान हो जाता है और जो ऋण आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा की ओर गतिमान हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हम हर थ्योरी में हम इसको बोलते हैं। किसको? धनावेश को, ऋण आवेश को। अच्छा, अब हम क्या बोल रहे हैं, धनावेश कहाँ की ओर जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तरफ, और ऋण आवेश कहाँ जाएगा? वैद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में। अच्छा, लेकिन ये तो दोनों आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं क्योंकि ये बद्ध इलेक्ट्रॉन है। तब क्या होगा, ये पूरे ऐसे घूम जाएंगे, इससे अलग अलग नहीं होंगे, ये साथ में इस तरीके से घूम जाएंगे कि धन आवेश इस तरफ आ जाए और ऋण आवेश इस तरफ आ जाए। तब क्या होगा, तब फिर ऐसे ये बन जाएंगे ऋण और यहाँ धन,
यहाँ पे ऋण, यहाँ धन, यहाँ पे ऋण, यहाँ पे धन, यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा क्या। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक बात और फिर बता रहे, ऋण से धन किसकी दिशा होती है, ऋण से धन की ओर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो इसकी दिशा कहाँ होगी, यहाँ पे, इसकी दिशा यहाँ पे, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है ये, ठीक है। अच्छा पहले इसकी दिशा कहाँ थी, ऐसे, अब कैसे हो गई, ये इस तरीके से हो गई। अच्छा तो क्या होगा, इसको घूमना पड़ा ना, तो जो ये घूमने की प्रवृत्ति है इसको ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कहीं कहीं पे ये ध्रुवण सदिश के नाम से भी लिखा हुआ आ जाता है, कभी कभी ये ध्रुवण सदिश के नाम से भी लिखा हुआ आ जाता है, क्या, विद्युत द्विध्रुव। अच्छा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है, इंग्लिश में ये बोलते हैं। अच्छा अब समझो आगे, हमने क्या बोला, ये घूमने की प्रवृत्ति को ही हम क्या बोल रहे हैं, विद्युत ध्रुवण बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इतने से ही काम नहीं चलता है, हमको चाहिए कोई व्यंजक चाहिए जिसके आधार पर हम कोई फॉर्मूला बताएं और उसका मान भी बता सकें, ठीक है। तो हमें एक यहाँ पे व्यंजक निकालना है, किसका, विद्युत द्विध्रुव का। तो हम क्या करते हैं, विद्युत द्विध्रुव को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत द्विध्रुव को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि P से होता है पोलराइजेशन, ठीक है। कहीं कहीं पे यहाँ पे कैपिटल P और सफिक्स में स्मॉल e भी लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम P ही बोल के चल रहे हैं, ठीक है। और जो पोलराइजेशन है, ध्रुवण है, ये एक सदिश राशि है, यानी कि इसकी दिशा होती है, इसलिए हम इस पर क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, ठीक है भैया, वेक्टर लगा दिया। अच्छा अब इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या होती है, एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित, एक ही शब्द को अच्छे से समझना, एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण ही विद्युत ध्रुवण होता है। क्या बोला हमने, उत्पन्न प्रेरित, प्रेरित शब्द क्यों लगाया हमने ध्रुवण में, सॉरी, जो हम अभी द्विध्रुव आघूर्ण बोल रहे हैं उसके पहले हमने प्रेरित शब्द क्यों लगा रहे हैं, प्रेरित शब्द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो ये घूम रहा है, ये तब घूम रहा है जब हम कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र दें। यदि बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो ये नहीं घूमेगा, यानी कि किसी बाह्य के द्वारा ये घूम रहा है, यानी कि किसी बाहर से कोई हम वैद्युत क्षेत्र दे रहे हैं तो उसमें प्रेरित आवेश जो है वो गति कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेरित ध्रुवण का शब्द आएगा। अच्छा यहाँ पे हम समझ गए। अब दूसरी बात और समझो, हमने अभी क्या बोला था, जो द्विध्रुव आघूर्ण है प्रति एकांक आयतन में है, तो प्रति एकांक आयतन का मतलब क्या होगा, पहले तो हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p से, स्मॉल p। अच्छा ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमने वेक्टर लगा दिया। अच्छा प्रति एकांक है तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसके आयतन से भाग दे दिया, जो इसका पूरा आयतन है इसके आयतन से हमने इसको भाग दे दिया। तो ये क्या बन गया, ये यदि प्रति एकांक आयतन में यदि हमें द्विध्रुव आघूर्ण पता चल जाए तो वही क्या होता है आघूर्ण, उसी को हम बोल देते हैं विद्युत ध्रुवण, ठीक है। अब ये जो फिगर है इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशन में देखेंगे जिससे कि आपको और भी बातें क्लियर हो जाएं। यहां पे 3 डायमेंशन बना लेंगे हम इसको, परावैद्युत पदार्थ को, ये हमने बनाया, ये इस तरीके से ये हो गया। अच्छा हमने क्या बोला यहाँ पे, अभी हमने यहाँ पे बोला कि जो धन आवेश है वो इस तरफ आ रहे हैं, तो ठीक है, तो धन आवेश हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, धन आवेश इस तरफ आ गए, ये धनावेश आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और ऋण आवेश कहाँ है, इस साइड आ गया, लेफ्ट साइड में, तो ये ऋण आवेश आ गया इस साइड, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, धन आवेश और ऋण आवेश ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए, ये प्रेरित आवेश है, क्या है, प्रेरित आवेश है। यहाँ पे यदि जो आवेश है वो कितने आवेश की मात्रा Q है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेरित आवेश है तो इसको प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित आवेश को हम QI से प्रदर्शित कर सकते हैं, कहीं कहीं किसी बुक में QP से रिप्रेजेंट भी किया गया, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे किससे कर रहे हैं, QI से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो आवेश है इसका कोई ना कोई आयतन होगा, ये सरफेस है, ये कोई 3 डायमेंशन है, तो ये आगे वाला जो एरिया है ये सरफेस पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल होगा। अच्छा क्षेत्रफल हमने जो लिया है वो कितना लिया है, वो हमने लिया है कैपिटल A। यदि आवेश में कैपिटल A का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें यहाँ पे गलत बोल गए, आवेश में यदि कैपिटल A का भाग कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यदि हमें ये पता है तो
सिग्मा पता चल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। तो यदि Q I है तो यहाँ पे सिग्मा I हो जाएगा, सीधी सी बात ये है। यदि ये फॉर्मूला सब हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और समझो। जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, माइनस यहाँ यदि प्लस यहाँ है तो इनके दोनों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी और दोनों में से कोई एक आवेश, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूरी का और आवेश का, तो ये क्या मिल जाता है, तो हमको मिल जाता है द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाता है। जब हम दूरी L ले लेंगे तो यहाँ पे L लिखा जाएगा फॉर्मूले में। यदि हम दूरी को 2L लेंगे तो यहाँ पे 2L, मतलब दूरी होना चाहिए, जितनी दूरी हम माने उतनी दूरी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से कैपिटल P वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल p का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू L, दूरी होना चाहिए आवेश। अच्छा, इस पे आवेश कितना है, इस पर आवेश है QI, और आवेश घनत्व कितना है, आवेश घनत्व है सिग्मा I। तो हम पहले आवेश को ले लेते हैं, आवेश कितना लिया हमने, QI। अच्छा, और साथ में क्या होता है, दोनों अच्छा ये अभी कंफ्यूज हुए आप, तो इसको भी हटा दो, ठीक है, इसको भी हटा दो, कंफ्यूज ना हो। अभी इसको फिर से ले लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लो। ये QI हो गया, तो QI और इनके बीच की दूरी, ये है L, ठीक है। ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, तो दोनों के बीच की दूरी L है, तो यहां पे हो जाएगा L, और अपॉन में क्या है, V है, आयतन है V, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल ये वाला कितना है, इसका क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, कैपिटल A है, और इसकी लंबाई कितनी है, L है। यदि हमें पूरे का आयतन चाहिए हो तो क्या कर देंगे, तो हो जाएगा V बराबर A इंटू L। ये क्या हो जाएगा, ये इसका पूरे का परावैद्युत पदार्थ का आयतन निकल आएगा, ठीक है भाई, इसको अभी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और हम QI बराबर जानते हैं कितना होता है, ये होता है। तो यहां से QI बराबर हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं A इंटू सिग्मा I। इसकी वैल्यू यहां रख दो, जब QI की वैल्यू यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा सिग्मा I इंटू A, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हमने क्या देख लिया, AL क्या है, आयतन है, तो यहां पे AL हटाकर क्या लिख देंगे, आयतन कर देंगे, यानी कि V कर देंगे। अपॉन में क्या है, V है, तो V से V कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल P वेक्टर बराबर सिग्मा I। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, ये समझो। इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है, इसके सतह पर जो आवेश घनत्व होगा, अच्छा ये पृष्ठ में है तो इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे, तो इसके सतह पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व उत्पन्न होगा, वही आवेश घनत्व किसके बराबर होगा, विद्युत ध्रुवण के बराबर। यानी कि जो आवेश घनत्व उत्पन्न होगा वही आवेश घनत्व किसके बराबर है, विद्युत ध्रुवण के बराबर, यानी कि ये दूसरे के बराबर है। ये तो डेफिनेशन से पता चल गई, लेकिन हम एक बात और समझो, इसको हटा दें। अब हमें क्या देखना है, अब हम देखेंगे थोड़ा सा विद्युत प्रवृत्ति का मतलब समझो। जो प्रवृत्ति है, इससे पता चल रहा है, जैसे हम लोग बोल देते हैं कभी कभार, जनरल ऐसे बोलते हैं किसी के लिए, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, यानी कि उसकी विशेषता की बात की जा रही है, ठीक है, उसकी विशेषता की बात की जा रही है। यदि हम उसके प्रवृत्ति शब्द लगा रहे हैं, ठीक है, यदि किसी इंसान के लिए हम बोल देते हैं अरे उसकी तो बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, इसके बढ़िया काम करता है, ठीक है, और जो स्टूडेंट है हम बोल रहे हैं ये तो मक्कार टाइप का है, ये पढ़ते ही रहता नहीं है, इसकी प्रवृत्ति बिल्कुल पढ़ने वाली नहीं है। तो ये क्या बता रहे हैं, ये हम एक विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रवृत्ति शब्द का मतलब कुछ आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन विद्युत लगा तो किसकी प्रवृत्ति बात होगी, विद्युत की बात होगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अभी हमने आपको ये बताया था कि जो परावैद्युत पदार्थ हैं, इसके अंदर जो अणु है वो घूमता है इस तरीके से, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो उसका डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और बाह्य वैद्युत क्षेत्र ये है। अब समझो थोड़ा सा, जैसे हम यहाँ खड़े हों, इस तरीके से यहाँ खड़े हैं, यदि हमको कोई इस डायरेक्शन से कोई बल लगा के हमको घुमाने की कोशिश करे और हम घूमे ना, यदि हम नहीं घूमेंगे तो क्या करेंगे, हम भी कुछ ना कुछ बल लगाएंगे कि घूमे ना, ठीक है। यदि वो और ज्यादा बल लगाए, हमसे ज्यादा बल लगाने लगे, तब क्या होगा, तो बहुत ज्यादा बल लगाने लगे और हम इतना ना लगा पाए, तब ये होगा कि हम घूम जाएंगे, इस तरीके से घूम गए, ठीक है। अब यदि वो और ज्यादा बल लगाए
अपने बल की मात्रा उसने और ज्यादा बढ़ा दी तो क्या होगा, हम बहुत जल्दी घूम जाएंगे। अच्छा, तो क्या हो रहा है कि उसने बल की मात्रा जितनी ज्यादा बढ़ाता जा रहा है, वो बल की मात्रा जितनी ज्यादा, कोई बाह्य बल लग रहा है, वो जितनी ज्यादा मात्रा बढ़ाएगा हम उतनी जल्दी ही घूम जाएंगे। तो इससे पता क्या चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई नॉट जितना ज्यादा होगा उतना ही डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, क्या, जितना बाह्य वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा उतना ही ये जल्दी घूम जाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, यदि ये एकांक आयतन के लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला जा रहा हो, किसके लिए, एकांक आयतन के लिए, तो एकांक आयतन के लिए जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वही तो विद्युत ध्रुवण होता है। तो हम क्या बोल देंगे, हम फिर ऐसा बोलेंगे कैपिटल पी वेक्टर अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल, ई वेक्टर, ई नॉट वेक्टर यानी कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र, जितना बाह्य वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा उतना ही ये ज्यादा होगा, यानी कि ये इसके प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब यदि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे कांस्टेंट आता है। ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं विद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, इसको इस सिंबल को बोला जाता है जाई। किसी बुक में इसको काई भी बोला जाता है, किसी में जाई भी लिखा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, जाई, और साथ में क्या आ जाएगा, ई नॉट वेक्टर। ठीक है भैया, ये आ गया। अब समझो, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये जो आएगी, जो आई है क्वांटिटी, ये कांस्टेंट आएगी, तो ये कांस्टेंट है। तो ये क्या चीज है, ये है पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति बताती है। क्या बताती है, विद्युत प्रवृत्ति, यानी कि अलग अलग पदार्थों के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, कांस्टेंट होती है। बात समझ में आ रही? अच्छा, इस फॉर्मूले में हम एक एप्सिलॉन नॉट का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये जो जाई है इसके आने से इसका मात्रक जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। इसके डायमेंशन को सही रखने के लिए हमें एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ से ये समझ गए कैपिटल पी, ये हो गया। ठीक है, इस इंग्लिश में और समझ लो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सब्सेप्टिबिलिटी। ठीक है, प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, सब्सेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब हमें यदि जाई बराबर लिखना है तो जाई बराबर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, पी वेक्टर, और ये अपॉन में आ जाएगा इसके, तो हो जाएगा ई नॉट वेक्टर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब समझो, यहां से ये पता चल रहा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएं, बाह्य वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, यदि हम उसको बढ़ाएं तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही जो जाई की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इससे यही तो हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने क्या बोला था, जो जाई है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है किसी एक पदार्थ के लिए। ठीक है, कांस्टेंट है। फिर क्या होगा, यदि हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो भाई नीचे जितने ज़्यादा का भाग देंगे उतनी वैल्यू यहाँ कम आएगी, फिर तो ये वैल्यू बदल रही है। क्या होता है, जैसे ही हम ई नॉट की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे ही इसकी पी की वैल्यू भी बढ़ जाती है, वैसे ही पी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसका जो रेशियो आता है, ई बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम ई बढ़ाएं, ई नॉट बढ़ाएं और पी ना बढ़े। यदि आप इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ बढ़ेंगे तो इनका जो रेशियो आता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। तो जाई की वैल्यू कैसी आती है, हमेशा कांस्टेंट आती है। तो ये हो गया विद्युत ध्रुवण और विद्युत प्रवृत्ति। और हमने ये किसको लेकर समझा था, हमने समझा था अभी ध्रुवीय परावैद्युत को लेकर। किसको लेकर, ध्रुवीय परावैद्युत को लेकर। यदि अध्रुवीय है तब क्या होगा, अध्रुवीय के लिए भी यही सेम प्रोसेस होगी, अध्रुवीय के लिए भी सेम यही प्रोसेस होगी। बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो। ध्रुवीय में क्या होता है, ध्रुवीय में क्या होता है दिखाई दे रहा है, ध्रुवीय के जो अणु होते हैं तो उनके अणुओं के अंदर धनावेश का आवेश केंद्र और ऋणावेश का आवेश केंद्र दोनों संपाती होते हैं। ये एक दूसरे के ऐसे संपाती होते हैं। अच्छा, तो इनमें अध्रुवीय परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाते हैं तब की बात कर रहे हैं, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाते तब ऐसी कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में जब भैया धन आवेश उसी के ऊपर ऋण आवेश दोनों ऐसे रखे हुए हैं, कोई अल्प दूरी है ही नहीं, तो जब अल्प दूरी नहीं होगी तो भाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी नहीं होगा। तो इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है पहले वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, नेट निकालेंगे, नेट भी 0 होता है।
यदि एक इंडिविजुअल निकालें, एक का निकालें, एक अणु का द्विध्रुव आघूर्ण, तब भी उसका जीरो है, और नेट पूरे का निकालें फिर भी जीरो है। अच्छा, और ध्रुवीय में क्या होता है? ध्रुवीय में एक का तो होता है, लेकिन नेट का जब निकालते हैं तब जीरो होता है। अच्छा, जब अध्रुवीय को वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, तब क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि इसके जो धन आवेश है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चले जाते हैं, इसको कल बताया था, और जो ऋण आवेश हैं, ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र से विपरीत दिशा में आ जाते हैं, ये आ गए। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाता है। अच्छा, जब दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो जाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। यदि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, यदि इसका मान आ गया, तो फिर हमें विद्युत ध्रुवण भी मिल जाएगा। जब विद्युत ध्रुवण मिल जाएगा तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? विद्युत प्रवृत्ति भी मिल जाएगी। इसकी बात समझ में आ रही? अच्छा, ऐसा कब मिलता है हमें P इसमें? जब हम इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तब। ठीक है, तो हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि थोड़ा बहुत कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लेंगे ना, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।